ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये पार्ट नंबर रहेगा 15 P15। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 14 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं वन दरोगा के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वीडियो सीरीज की कि हम इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं हर एक क्वेश्चन का। नाउ टेस्ट सीरीज के लिए सबसे पहले आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। देखिए कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है। यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको दिखेगा, तो यहाँ पर पंकज बोहरा स्मॉल लेटर में बिना स्पेस दिए 2 लिखना है पीछे। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक चैनल मिल जाएगा पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्जाम करके। अब इस चैनल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं नॉर्मली हम सेंड करते हैं। देखिए जो आज की टेस्ट सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, ये ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और घर में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अगर किसी को कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेनी है वन दरोगा की, तो बहुत सिंपल सा पेमेंट मेथड है। दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं 399 रुपीज़। फिर जो आप पेमेंट करोगे उसकी स्क्रीनशॉट आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। फिर हम आपको टेलीग्राम में जो ये पीडीएफ है वो सेंड करेंगे 110 टेस्ट की। ठीक है, और ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखिए एग्ज़ाम अगर फॉर्म भरा जा चुका है तो एग्ज़ाम होगा, बट थोड़ा सा लेट होगा। बट हमारे हाथ में क्या है कि आप क्या कीजिए, प्रिपरेशन आपके हाथ पर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। आज का डिस्कशन होगा क्या? आज का डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। इस चैप्टर को हम डिटेल्ड बेसिस पे करते हैं। तो इसी के बेसिस पे जैसे हर एक इस पर 16 चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एनसीईआरटी भी होगी, स्टैंडर्ड बुक भी होंगे उसमें, जो प्रीवियस ईयर दूसरे स्टेट एग्जाम के फॉरेस्टर में पूछे गए उसके भी हैं। तो टेस्ट सीरीज एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप दूसरी बुक नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज करते हैं, तो इससे भी पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। ठीक है, बहुत सिंपल, ये 1 नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर सकता? चलो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ब्रोमीन वाटर का कलर कौन सा होता है। ब्रोमीन वाटर का कलर कौन सा होता है, याद रखना। ठीक है, तो अब मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है C3H8। C3H8 जनरली क्या होता है, देखो अगर किसी भी ब्रोमीन वाटर को, एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर ब्रोमीन वाटर है, अगर उसको डीकलराइज करना है यानी कि उसका कलर निकालना है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से ही होगा। वो किससे होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से होगा, ना कि सैचुरेटेड कंपाउंड से। अब पता कैसे चलेगा सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा अगर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना है, अगर उसका कलर निकालना है, तो वो प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो हमारा C3H8 कौन सा होगा? देखो CN अगर H2N+2 है, ठीक है, या -2 है, तो ये क्या होता है? CnH2n+2 क्या होता है आप सबको पता है? हमारा हो जाएगा CN, N के बदले 3 रख दोगे, H2 N के बदले 3 रख दोगे +2, तो क्या हो जाएगा? C3, 3 2 6 +8, तो C3H8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी समझना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीकलराइज। ठीक है, तो डीकलराइज करने के लिए मैंने बोला क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जरूरत होती है, सैचुरेटेड के नहीं। तो अब यहीं पर यही बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डीकलराइज नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब सैचुरेटेड वाला नहीं करेगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? CnH2n+2 वाला। डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? CnH2n वाला हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? CnH2n-2 वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड। तो सिंपल सी बात है, डीकलराइज करने के लिए हमें अनसैचुरेटेड की जरूरत होती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नॉट पूछा गया है, तो आंसर इसलिए ये बोला गया। अगर नॉट नहीं पूछा जाता तो ये सब आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड। ऐसे का
ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को कहलाते हैं। ये है आपके लिए, हिंदी में पॉज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड। ओपन चेन भी हैं, कोई जुड़े नहीं हुए हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला, उसको क्या कहेंगे? पैराफिन्स कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं, या एल्किल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन कुछ हैं आपके सामने। तो याद रखना, कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन आ जाते हैं तो इसको पैराफिन ही कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब जो पैराफिन हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको ही एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, एल्केन को ही पैराफिन बोला जाता है। ओके, एल्केन को ही क्या बोला जाता है? पैराफिन बोला जाता है। ओके, नाउ दूसरा है, इसके बारे में अगर बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, CnH2n+2। तो आप इस पर कुछ भी रख दो, n के बदले मान के चलो 5 रख दिया तो C5H 5 2 10 + 2 H12, तो ये पैराफिन हो जाएगा। ओके, अब इसको बनाते कैसे हो? C2 3 4 और 5, इस पर हाइड्रोजन आप लगा दोगे तो ये ओपन चेन हो जाएगा और इसे हम कहेंगे, ये हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है यहाँ पर, और ये ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए और इसे पैराफिन बोल देंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन्स इज। कोई भी आपके सामने एल्केन है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? उस पर कोई चीज़ जुड़ता है, उससे कुछ चीज़ हटता है, पॉलीमराइज होता है, या आइसोमराइज होता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एल्केन के बारे में आप सबको पता होगा। अगर कोई भी चीज़ एल्केन में आ जाता है तो पहले मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए दिखा देता हूँ, तो ये आप लिख सकते हैं और पॉज करके अपना आंसर जो है बता सकते हैं। नाउ एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिर बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी भी एटम में हमें ऐसा देखने का मिलता है ना, C5H12 भी मान के चलो ये एल्केन है, तो इस पे से एक हाइड्रोजन, हमेशा यही रहता है ना, कभी भी एल्केन होता है तो आपको चलो 2 कार्बन के बेसिस पे ही समझा देता हूँ। ये H है, H है, H है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड आ जाता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ जाता है। यहाँ पर जैसे क्लोरो आ गया, क्या आ गया? क्लोरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन और इथेन, तो क्लोरो इथेन हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ चुका है। तो एल्केन की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होती है? जनरली विशेषता सब्स्टिट्यूशन वाली होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक एटम को निकाल के दूसरा एटम आ जाना, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, तो अब आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा कि एक एटम अगर ऐड हो जाता है तो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। देखिए, जनरली अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली मीथेन ही हर किसी का एक क्या होता है? मेजर कंपोनेंट होता है, या मीथेन ही उससे बने रहता है। मीथेन तो जो चावल की खेती होती है उन जो है खेतों से भी मीथेन निकलती है। कभी कभी आता है कि पैडी फील्ड से कौन सा गैस निकल सकती है ज़्यादा, तो आपको मीथेन ही बताना है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? बायोगैस जनरली प्राइमरीली किससे बनी रहती है? मीथेन से बनी रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मीथेन। अब इस पर क्या होता है? बायोगैस में CH4 भी होता है, CO2 भी होती है। इवन कभी कभी क्या होता है? बायोगैस से अलग सी स्मेल होती है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, H2S भी आपकी बायोगैस में देखने को मिल जाती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? सबसे पहले आपको बता देता हूँ एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का मतलब क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 1 2 3 और 4, इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो यानी कि 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 8 2 10। ठीक है, तो C4H10 हमारा ये हो जाएगा। फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन का C4H10 है, और आइसोब्यूटेन का भी लक्कली C4H10 ही होता है। फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अगर अलग देखने को मिलते हैं
तो वो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ए एल्कीन्स है, एल्काइंस है, आइजोमर है, या नन ऑफ द अबव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइजोमर हो जाएगा। तो आइजोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आइसोब्यूटेन बनाते कैसे हैं। आपने एन ब्यूटेन सुना है, एन ब्यूटेन का सिंपल सी फॉर्मूला होता है, C4H10 में होता है, तो 1 2 3 4 ये एन ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब इसको मैं ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आइसोब्यूटेन बनाना है तो बहुत सिंपल है। देखो ब्यूटेन है तो कार्बन 3 ही होंगे, 3 कार्बन हो गए, 1 कार्बन नीचे जोड़ दो। अब इसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी फुल कर लो, मतलब 1 कार्बन के साथ कितने आइटम जोड़ेंगे हाइड्रोजन के, मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, 1 2 ये 3 4, ये भी हो गया, और ये और यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे। तो ये भी आप कैलकुलेट करोगे, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम, बट स्ट्रक्चर देखो ये लाइन पर बने थे ये वो। तो जब भी ऐसा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। अब यहाँ पर उन्होंने ट्रिक खेल दी है, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना चाहता है बायोगैस में तो आपने मीथेन बता दिया, बट अब नया एग्जामिनर ने क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ दिया कि मीथेन अब किसका प्रमुख, मीथेन का एक प्रमुख घटक है, कौन सा, ये डायरेक्ट पूछ दिया आपसे। मीथेन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस, वाटर गैस, पेट्रोलियम या बायोगैस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मीथेन जनरली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, बायोगैस का। तो कभी ऐसा आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऊपर नीचे करके, तो आपको पता होना चाहिए। तो बायोगैस तो मैंने बता ही दिया, CH4 याद रखो, CO2 याद रखो और H2S याद रखो, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेज। अब नेचुरल गैस में भी जनरली मीथेन ही याद कर लो, बायोगैस में भी प्राइमरीली मीथेन याद करो, और नेचुरल गैस प्राकृतिक जो गैस होती है उसका प्रमुख घटक भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। नाउ अब अगर नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो मीथेन भी होता है, इथेन, प्रोपेन भी होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, CO2 भी होता है, H2S भी होता है, बट प्राइमरीली क्या होता है, मीथेन ही होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक ऑक्सीजन एडिशन हो जाए। इथेनॉल का अगर बात करें तो OH होता है फंक्शनल ग्रुप, एक O और आ जाएगा तो OOH हो जाएगा। तो COOH किसका होता है, इस पर कोई कन्फ्यूजन आई थिंक होना नहीं चाहिए। इथेनॉल जब भी उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, हिंदी माध्यम के लिए ये है, ऑक्सीकरण पर इथेनॉल देता है, क्या देता होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल इज ऑक्साइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ओके, आज की टेस्ट सीरीज का और पार्ट 15 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 10th का चैप्टर वाइज है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पता होना ही चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COH, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मीथेनॉल का, एल्डिहाइड का बताना। चलो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए चलो आपसे ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कि आपको आता है या नहीं वो चीज़, ठीक है। बहुत बार क्या होता है बच्चों को, जो हम ये टेस्ट सीरीज आपसे करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है बहुत लोगों को कि अरे ये चैप्टर वाइज हैं, अगर आप फिर स्टैंडर्ड बुक की हम टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे वो डिफ़िकल्ट लगेगी। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट 150 प्लस लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ली है और वो अटैम्प्ट भी करते हैं, और मोस्टली जब वो एक साथ अटैम्प्ट करते हैं तब उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ उस पर तो टेस्ट आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे। अब क्या करना है आप लोग, जो मैंने ये आपके लिए ये अपलोड की हुई है, ये टेस्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सिर्फ ये एक टेस्ट है, मान के चलो ऐसे 110 टेस्ट और हैं, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ऊपर से ये सिर्फ चैप्टर वाइज है, ये NCERT का टेस्ट है। अगर मान के चलो हमने फिर स्टैंडर्ड बुक से भी बनाए हैं जो थोड़े से और ज़्यादा हार्ड होंगे, तो ये मान के चलो इनिशियल हैं, ये बहुत ज़्यादा
लो लेवल के टेस्ट हैं। लो लेवल का मतलब होता है इनिशियल, क्लास वाइज टेस्ट हैं। तो इनिशियल में ये करोगे, ये भी हमारे ऐसे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट अगर आप उनको ही कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर अपने को चेक करना है तो सिर्फ ये टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपने मार्क्स बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के आगे के पार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल 50 से 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो उसको करेंगे। थैंक यू।